रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रूस के पास ज्यादातर देशों से ज्यादा टैंक है, ज्यादा सैनिक, ज्यादा तोपें, सब कुछ ज्यादा। और वो एक सड़क से हार रही है। हाँ, आपने सही सुना। ये एक चौंकाने वाले कारण से हो रहा है। वजह हथियारों की कमी नहीं है। रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ने इस बड़ी सेना का सामने से मुकाबला छोड़कर कुछ आसान करना शुरू किया है। उन्होंने खाने, ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति उस तक पहुंचने से पहले ही काटना शुरू कर दिया। आखिरकार भूखी विशाल सेना सिर्फ एक जगह खड़ी लोहे की ढेर बन जाती है ना? सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह तरीका काम करता है। मामला यह है कि यूक्रेन ने इस युद्ध में एक बार ठीक यही किया है। एक शहर है जिसका नाम है खेरसोन, और पिछली बार यह रूसी सेना के पीछे हटने के साथ खत्म हुआ था। और ये जानने के बाद एक सवाल उठना लाजिमी है, आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना सिर्फ एक सड़क की वजह से अपनी जमीन कैसे खो रही है? या इससे भी बुरा, इतनी ताकत होने के बावजूद रूस इस सड़क की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? यही मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। यह समझने के लिए कि एक सड़क कैसे एक दिग्गज को गिरा सकती है, सबसे पहले हमें युद्ध का एक ऐसा नियम समझना होगा जिसे लगभग कोई नहीं देखता। मैं अभी सड़क की बात पर आऊंगा, वादा करता हूं, लेकिन वो बात इसके बाद ही समझ में आएगी। सैनिकों में एक पुरानी कहावत है, शौकिया लोग रणनीति की बात करते हैं, पेशेवर लोग रसद की बात करते हैं। ये उबाऊ लग सकता है, पर युद्ध में ये सबसे अहम है, क्योंकि एक सेना सिर्फ टैंक और सैनिक नहीं होती। ये एक विशाल मुंह है जिसे हर समय खाना चाहिए। वाहनों के चलने के लिए ईंधन, तोपों के चलने के लिए गोला बारूद, सैनिकों के लिए खाना, जो चीजें टूटती हैं उन्हें ठीक करने के लिए पुर्जे, घायलों को बचाने के लिए मेडिकल टीमें। ये सब कुछ हर दिन बिना रुके युद्ध के मोर्चे तक पहुंचना चाहिए। और ये सब कुछ सड़कों, पटरियों, पुलों के रास्ते जाता है। ऐसे सोचो, मोर्चे पर खड़ा सैनिक एक लंबी रस्सी का सिरा है। ये रस्सी पीछे तक जाती है, दर्जनों, सैकड़ों किलोमीटर दूर, उन गोदामों तक जहां उसकी जरूरत की हर चीज रखी है। रस्सी काट दो तो सिरा अपने आप मर जाता है। रस्सी के सिरे पर सैनिक कितना भी ताकतवर हो, फर्क नहीं पड़ता। रस्सी के बिना उसके पास गोली चलाने के लिए गोला बारूद नहीं है, उसके पास पीछे हटने के लिए ईंधन नहीं है, उसके पास टिके रहने के लिए खाना नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा सैनिक भी बिना भोजन के उस कमजोर सैनिक से हार सकता है जिसके पास भरपूर सामान है। और इतिहास ऐसे दिग्गजों से भरा पड़ा है जिन्होंने ये बात सबसे दर्दनाक तरीके से सीखी है। नेपोलियन ने यूरोप की अब तक की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ रूस की ओर कूच किया। कागजों पर सैकड़ों हजारों सैनिक अजेय थे, लेकिन जैसे जैसे वह रूसी क्षेत्र में गहराई तक जाता गया, उसकी आपूर्ति की रस्सी और लंबी और पतली होती गई, यहाँ तक कि वह रस्सी बहुत ज्यादा खिंच गई और टूट गई। खाना खत्म हो गया, गोली बारूद समय पर नहीं पहुंच रही थी, घोड़े भूख से मर रहे थे, और फिर सर्दी आ गई। वह विशाल सेना जो रूस में जल्दी जीत के लिए घुसी थी, बर्फ में पिघल गई। ज्यादातर लोग युद्ध में नहीं बल्कि भूख और ठंड से मरे। 100 साल से भी ज्यादा बाद जर्मनों ने ठीक वही कोशिश उसी रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। उन्होंने सब कुछ रफ्तार पर दांव लगा दिया, जीतने की कोशिश की इससे पहले कि रसद समस्या बने। आगे बढ़ने पर रसद संभालना और मुश्किल हो गया। उस समय की दुनिया की सबसे डरावनी सेना एक शहर में घिर गई और हार गई, जिसका नाम था स्टालिनग्राद। और इसका बड़ा कारण यह था कि रसद पहुंचना बंद हो गया था। 2 दिग्गज, वही गलती, वही अंजाम। और देखो, इतिहास में इतना पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो इसी युद्ध में हो चुका है। 3 साल पहले खेरसोन एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थी जिसे रूस ने आक्रमण की शुरुआत के बाद जीत लिया था। सबसे बड़ा इनाम, इस बात का सबूत कि युद्ध उनके लिए अच्छा चल रहा था।
यूक्रेन ने शहर को सैनिकों की आमने सामने की खूनी लड़ाई में वापस लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ और किया। उन्होंने महीनों तक उस नदी पर बने पुलों को गिराया जो शहर को आपूर्ति करती थी। गोला बारूद के भंडार पर हमला किया, एक एक करके उसकी आपूर्ति की हर कड़ी काट दी। धीरे धीरे खेरसोन के अंदर रूसी सैनिकों को आपूर्ति करना असंभव होता गया। यहाँ तक कि खुद रूसी जनरल जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, सरकारी टेलीविजन पर आ गया और उसने पूरे देश के सामने स्वीकार किया कि शहर को बनाए रखना उसके अपने शब्दों में बेकार हो गया था। और उसने वही किया जो जाहिर था, सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। रूस नदी के दूसरी ओर पीछे हट गया और बिना किसी बड़ी अंतिम लड़ाई के अपनी सबसे बड़ी ट्रॉफी छोड़ दी। रूस को खेरसोन से जबरन नहीं हटाया गया था, वजह भूख थी। इस नाम को याद रखो, खेरसोन, क्योंकि हम अंत में इसी पर लौटेंगे। और अगर आपको ये दिलचस्प लग रहा है तो एक आसान सा काम करिए जो इस चैनल को बढ़ने में बहुत मदद करता है। यहाँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ युद्ध के पर्दे के पीछे की हम हर दिन लाते हैं। जैसा कि दिखता है, लॉजिस्टिक्स सबसे कमजोर कड़ी है। ये नेपोलियन, जर्मनों और खेरसोन तीनों के लिए भी सही था। लेकिन अगर हम यूक्रेन में युद्ध की बात करें तो आज यह कमजोर कड़ी ठीक कहां उजागर हो रही है? जवाब देने के लिए नक्शा सही से देखना होगा। देखिए, रूस यूक्रेन के दक्षिण का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा किए हुए है। नक्शे पर वो सब लाल रंग में है। यह ठोस लगता है, मजबूत लगता है, एक दीवार जैसा लगता है। लेकिन नक्शे का रंग एक ऐसी बात नहीं दिखाता। ये पूरा विशाल इलाका बहुत ही कम सड़कों से इसकी आपूर्ति होती है। ये एक विशाल हवेली की तरह है जो केवल एक पतली सी तार से बिजली के नेटवर्क से जुड़ी हुई है। घर बहुत बड़ा है, लेकिन वह उस पतली सी तार पर निर्भर है। और इस सब का मुख्य केंद्र एक शहर है जिसका नाम है मारियुपोल। यहीं से वे रास्ते जाते हैं जो दक्षिण में तैनात रूसी सैनिकों के बड़े हिस्से को सहारा देते हैं। वे रास्ते जो सीधे क्रीमिया प्रायद्वीप तक जाते हैं, जो रूस ने 2014 में कब्जा किया और अपनी सबसे कीमती धरोहर मानता है। इस नेटवर्क की मुख्य धमनी का नाम भी है। ये एक राजमार्ग है जिसे R280 कहा जाता है। रूसी लोगों ने इसे नोवोरोसियस्क नाम दिया। ये वो आखिरी हिस्सा है जो रूस को क्रीमिया से जमीन के रास्ते जोड़ता है और कब्जा किए शहरों से गुजरता है। इसी रास्ते से ईंधन, गोला बारूद, उपकरण सब कुछ जाता है। यही खतरा है कि सब कुछ एक ही सड़क पर आ जाए। ये कारगर है, हाँ, अच्छी तरह काम करता है जब तक कोई इसे निशाना नहीं बनाता, क्योंकि तब कोई प्लान बी नहीं होता, कोई दूसरी सड़क नहीं होती जिससे रास्ता बदल सके। वही है या कुछ भी नहीं। जो चीज इस सिस्टम को कारगर बनाती है वही इसे कमजोर भी बनाती है। यहां सवाल उठता है, अगर ये कमजोर बिंदु हमेशा नक्शे पर था तो यूक्रेन ने पहले हमला क्यों नहीं किया? इसका जवाब यह है कि सालों तक वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई थी। ये सड़कें अग्रिम मोर्चे से बहुत दूर है। यूक्रेन कभी कभी इक्का दुक्का हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे रूस को सच में कोई परेशानी हो। कुछ भी लगातार नहीं था। ये काफी दूर और सुरक्षित था। रूसी काफिले वहां से लगभग शांति से गुजरते थे, दिन दर दिन, साल दर साल। लेकिन यह बदल गया और ये एक तकनीक की वजह से बदला। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक उड़ने वाले नए ड्रोन विकसित किए हैं, बहुत दूर तक, मॉडल के हिसाब से 100 से 300 किलोमीटर तक। और सबसे डरावनी बात तो दूरी भी नहीं है। बात यह है कि इन ड्रोन में से कुछ का अपना खुद का दिमाग है। इनमें से अमेरिकी मॉडल हॉर्नेट बहुत नीचे जमीन के पास उड़ता है, जिससे पकड़ना मुश्किल होता है। और ये अपने आप कंप्यूटर विजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है ताकि वो लैंडस्केप के बीच में किसी रूसी सैन्य वाहन को पहचान सके। वो टारगेट को पहचानता है, उस पर लॉक करता है और फिर सीधा उस पर झपटता है। इसे हर समय किसी इंसान की जरूरत नहीं होती जो हर मीटर पर गाइड करे। और ये थोड़ी सी कुछ किलो की ही
विस्फोटक सामग्री ले जाता है, लेकिन इतनी काफी है कि एक ट्रक को तबाह कर दे। अचानक वो R-280 हाईवे, जो मोर्चे से करीब 100 किलोमीटर दूर था और बहुत सुरक्षित लगता था, अब इन ड्रोन के लिए बस 1 घंटे की उड़ान का मामला बन गया। जो पहले बहुत दूर था, अब वो आसान निशाना बन गया। और ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, अब उस कॉरिडोर के ऊपर इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं कि ऑपरेटर आपस में तालमेल बिठा सकते हैं, सबसे अहम टारगेट चुन सकते हैं और एक साथ हमला कर सकते हैं। मई के आखिर में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आधिकारिक तौर पर एक प्रोग्राम की घोषणा की और उसका नाम ही सब कुछ बयां कर देता है। लॉजिस्टिक नाकाबंदी। विचार सरल और क्रूर है। व्यवस्थित तरीके से रूसी आवाजाही की क्षमता को व्यवस्थित तरीके से घोट देना, ताकि कब्जे वाले क्षेत्र के अंदर युद्ध के मोर्चे से बहुत दूर भी वे हिलडुल न सके, जहां रूसी खुद को सुरक्षित मानते थे। और इसके लिए उन्होंने इन लंबी दूरी के ड्रोन की खरीद में एक बहुत बड़ा बजट झोंक दिया, 5 अरब ह्रीवनिया, जो करीब $113 मिलियन है। और ये सिर्फ पहले चरण में है। लेकिन जो बात सच में हैरान करती है वो पैसा नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने इस पैसे को कैसे बांटने का फैसला किया। उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम बनाया। ये एक स्कोरबोर्ड की तरह है। जो ब्रिगेड दुश्मन की लॉजिस्टिक्स सबसे ज्यादा तबाह करती है और रूसी सेना की आपूर्ति लाइनें काटने में सबसे बेहतर है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन हथियार मिलते हैं। ये ऐसी कंपनी जैसी है जो कर्मचारियों को टारगेट पूरा करने पर इनाम देती है। जो ज्यादा तबाही मचाता है उसे बेहतर औजार मिलते हैं। सोचिए इसका क्या मतलब है। जो पहले सिर्फ जुगाड़ था, कहीं किसी सैनिक की रचनात्मक पहल, कहीं किसी और की, अब वो एक उद्योग बन गया है। अब उसके लिए बजट भी है, अब उसके लिए लक्ष्य भी है, अब टीमों में प्रतिस्पर्धा है, अब प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी है। यूक्रेन सिर्फ रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला नहीं कर रहा है, उसने रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला करने को एक उद्योग बना दिया है। और इसका नतीजा आप नीचे सड़कों पर देख सकते हैं। आंकड़े इतने अहम हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मारिउपोल से निकलने वाली सड़कें अब वाहनों का कब्रिस्तान बन गई है। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरें फैली हुई है जिनमें सड़क के दोनों ओर जले हुए ट्रकों की कतारें दिख रही हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के ढांचे अब भी धुएं छोड़ रहे हैं, मरोड़े हुए चेसिस। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मई के अंत में सिर्फ एक दिन में यूक्रेनी सेना की आधिकारिक गिनती में उस दिन पूरी जंग में लगभग 500 रूसी परिवहन वाहनों के नष्ट होने की पुष्टि हुई। गोला बारूद के ट्रक, ईंधन के टैंकर ट्रक, भारी परिवहन वाहन, 24 घंटे में लगभग 500। और रूस के लिए सबसे बुरी बात क्या है जानते हैं? ये गति टिकाऊ नहीं है। यूक्रेन की गिनती के अनुसार रूस ने सिर्फ मई महीने में लगभग 7000 ट्रक खो दिए। ये युद्ध की शुरुआत में रूस की औसत हानि से 5 गुना से भी ज्यादा है। और इसकी भरपाई के लिए क्या बचता है? रूस के पास दसियों हजार पुराने ट्रक डिपो में खड़े हैं जो शीत युद्ध के समय के बचे हुए हैं। यह बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मौजूदा रफ्तार से ये लगभग 100 दिन चलेंगे। और इन वाहनों में से ज्यादातर दशकों से खड़े हैं, जंग लगे हुए हैं, बिना किसी रख रखाव के। ये लगभग कबाड़ है जो शायद स्टार्ट भी ना हो। हर ट्रक जो रास्ते में कबाड़ बन जाता है वो ट्रक वापस नहीं आता। और इसका एक और चौंकाने वाला असर हुआ। दक्षिण की सड़कों पर दबाव इतना बढ़ गया कि खुद रूस को अपनी सबसे अहम हाईवे यानी R-280 पर भारी उपकरणों की आवाजाही को सीमित करना पड़ा। रूसी लोग जब सुनसान कच्ची सड़कों और दूर दराज के रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं, तब भी ड्रोन उन्हें ढूंढ लेते हैं। क्षेत्र में काम कर रही खुद यूक्रेनी ब्रिगेडों के अनुसार अब उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्या ये सब यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेन जीत रहा है? और इस पर शक करना जायज है। लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं कह रहा है।
युद्ध अध्ययन संस्थान, जिसे इस युद्ध पर सबसे गंभीर और निष्पक्ष स्रोतों में से एक माना जाता है, उसी नतीजे पर पहुंचा है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि यह लॉजिस्टिक्स के खिलाफ अभियान वास्तव में दक्षिण में रूस की लड़ने की क्षमता को कमजोर कर रहा है, साथ ही कुछ जगहों पर यूक्रेन को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहा है। और एक और खुलासा करने वाली बात है, खुद रूसी सैन्य ब्लॉगर जो युद्ध का समर्थन करते हैं और अंदर से सब कुछ देखते हैं, अब जो हो रहा है उसकी तुलना खेरसोन में हुई घटनाओं से करने लगे हैं। जब दोनों पक्ष और बाहर के पर्यवेक्षक एक ही बात कहते हैं तो कहानी प्रचार नहीं रहती, बल्कि एक तथ्य बन जाती है। और यही हमें सबसे असहज सवाल की ओर ले जाता है। देखिए, रूस बहुत बड़ा है, उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसके पास पैसा है, उद्योग है, इंजीनियर है, तो फिर वो बस इन सड़कों की रक्षा क्यों नहीं करती? ये कहानी का सबसे खुलासा करने वाला हिस्सा है, क्योंकि जवाब सीधा और कठोर है। उसके पास कोई तरीका नहीं है। ड्रोन के खिलाफ एक रक्षा मौजूद है। इसे एंटी ड्रोन जाल कहते हैं। ये जाल रनवे के ऊपर लटकाए जाते हैं, जो ड्रोन को नीचे वाहन तक पहुंचने से पहले ही उसमें टकराकर फटने पर मजबूर कर देते हैं। ये काम करता है। ये सड़क के ऊपर एक तरह की खुली सुरंग बन जाती है, लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि जाल केवल छोटे हिस्सों को ही ढकता है, सबसे ज्यादा खुले हुए हिस्से। कई किलोमीटर लंबा जाल बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है और R280 में सैकड़ों किलोमीटर है। दूसरी समस्या यह है कि जाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ जाल है, ड्रोन के पायलट उसमें छेद, दरारें और खुले हुए हिस्से ढूंढ ही लेते हैं। यानी पूरे कॉरिडोर को जाल से पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जो सुरक्षा है वह रूस की समस्या के मुकाबले काफी छोटी है और खुद रूसी भी ये बात जानते हैं। बर्द्यांस्क शहर के कब्जाधारी प्रशासन ने ड्राइवरों के लिए एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि सड़कों पर एंटी ड्रोन जाल लगाना जरूरी होगा, रात में सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था करनी होगी और रास्तों में बचाव दल तैनात करने होंगे। क्रिया के समय पर ध्यान दीजिए, जरूरी होगा भविष्य में। वे उस समाधान की घोषणा कर रहे हैं जिसे लागू नहीं कर पाए हैं। ये खुद रूस है जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा है कि सड़क खुली हुई है और वे अभी तक उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। तो अब इस दैत्य के पास क्या बचा है? लगभग कुछ भी नहीं। यही से कहानी रूस के लिए सच में अंधेरी हो जाती है। चूंकि सड़क को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, रूस ने वही किया जो वो कर सकता था। उसने उस पर यातायात को सीमित कर दिया। कब्जे वाली सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें ड्रोन और उनके द्वारा सड़क पर गिराई गई बारूदी सुरंगों के खतरे के कारण केवल कुछ लोगों को ही क्रीमिया जाने वाली हाईवे का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। कॉरिडोर के कुछ हिस्सों में यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नागरिक ड्राइवरों को रोका, वापस या पहले से भीड़भाड़ वाले वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जा रहा है। सोचिए, इसका क्या अर्थ है? रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली मुख्य सड़क अब सामान्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए बहुत खतरनाक हो गई है और जो सैन्य काफिले अब भी वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, वही हजारों ट्रक हैं जो अब मलबे में बदल गए हैं। रूस ने ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा है जिसे उसने अपनाने से इनकार किया हो। उसके पास बस कोई उपाय नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद वह उस सड़क को सुरक्षित और खुला नहीं रख पा रही है जिस पर वह निर्भर है। अब सच कहे तो इनमें से कोई भी बात ये नहीं दर्शाती कि रूस कल ही ढह जाएगा। ये देश बड़ा है, मजबूत है और इस युद्ध के दौरान कई बार यूक्रेनी रणनीतियों के अनुसार खुद को ढाल चुका है। ये खुद को फिर से ढाल सकता है। कोई नहीं जानता कि ये अभियान रूसी रेजिमेंटों में कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है। जो बात निश्चित रूप से पता है वह यह है कि यह कम नहीं है और फिलहाल चीजों की दिशा सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जमीन इसलिए नहीं खो रही
क्योंकि उसके पास टैंक नहीं है। उसके पास टैंकों की कमी नहीं है। वो हार रहा है क्योंकि दूसरी तरफ वालों ने एक बात समझ ली है कि सिर्फ आकार से ही सब कुछ हल नहीं होता। सबसे बड़ा होना कोई फायदा नहीं देता अगर दुश्मन ये पता कर ले कि आपको कहां से सप्लाई मिलती है और ठीक वहीं काट दे। और ठीक ऐसा ही हुआ था खेरसोन में 2022 में। वही तरीका, डोरों को एक एक करके धैर्य के साथ काटना और फिर भूख को वो काम करने देना जो आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकती थी। ये रूस के शहर छोड़ने पर खत्म हुआ। बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बस भूख के कारण। अब वही तरीका एक बड़ी सड़क पर अपनाया जा रहा है जिस पर एक बहुत बड़ा इलाका निर्भर है। आखिरकार सेना का आकार युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं रह गया। अब फैसला इस बात से होता है कि कौन पहले दूसरे की आपूर्ति काट सकता है। और ये एक ऐसी जंग है जो उन जगहों से 200 किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है जहां गोलियां चलाई जाती है। एक सुनसान सड़क पर, एक अकेले ईंधन ट्रक में, एक ड्रोन में जो नीचे उड़ रहा है, चुपचाप अपना अगला निशाना ढूंढ रहा है। ये आने वाले महीनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा और हम इस कहानी के हर कदम पर बहुत करीब से नजर रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जो आने वाला है वो आप मिस ना करें। और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि यह सड़क एक नया खेरसोन बन जाएगी या इस बार रूस खुद को ढाल पाएगा और डटा रह पाएगा? कृपया जवाब कमेंट्स में दें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।